गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं विनीत आपका स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि पता है कि एग्जाम की डेट आई गई, 27 नवंबर से स्टार्ट है, लास्ट दिसंबर तक चलेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से और क्लास भी करते रहिए, टेस्ट भी देते रहिए, एनालाइज करते रहिए और साइंस को बहुत अच्छे से करके जाना है। आप क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, आप उसका स्टैंडर्ड देख ही रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं, हाई लेवल के भी रहते हैं, थोड़ा इजी भी रहते हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें 5-6 क्वेश्चन एकदम आसान से रहेंगे जो सब लोग आसानी से कर लेंगे। बट भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो थोड़ा जो टफ लेवल के होंगे, जो कह सकते हो कि जो मेरिट में आपको काम आएंगे, जो सारे लोग नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे। तो इस वजह से वो क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा जो थोड़े टफ लेवल के, तो वो क्वेश्चन आएंगे 4-5। और बाकी जो क्वेश्चन आपके 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं, उनको डेली पढ़ रहे हो, तो आराम से टैकल कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो। और कोई कमेंट रहे तो, अगर कोई क्वेरीज रहे तो कमेंट करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। अब किस में होते हैं? देखो, मीठे सोडे में होंगे, या फिर ब्लीचिंग पाउडर में होंगे, या बेकिंग पाउडर, या कपड़े धोने के पाउडर में होंगे। अब देखो, जो 10 क्रिस्टलीकरण वाटर की बात कर रहा, वो किस में होंगे? एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, Na2CO3 Na2CO3 10H2। अब ये जो 10 की बात कर रहा है, 10 अणु होते हैं, पानी के 10 अणु होते हैं, वो इसी 10 की बात कर रहा है। तो ये फार्मूला होगा किसका? ये होगा धावल सोडा, या धोने का सोडा, या कपड़ा धोने का सोडा। किसका होगा? कपड़ा धोने का सोडा, या फिर धावन सोडा बोलेंगे। इससे अगर दूसरा काम बोलेंगे तो इससे जो आपका लेदर रहता है ना, चमड़े की भी धुलाई की जाती है, चमड़े की भी धुलाई की जाती है। अब देखो, तो इस क्वेश्चन को जो पानी के 10 अणु होते हैं, तो आंसर होगा आपका धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, मतलब कपड़े धोने का पाउडर। अगर आपका का नाम मीठे सोडे की बात करेंगे तो मीठा सोडा, या फिर बेकिंग पाउडर जिसको खाने का सोडा बोलते हो। तो इसके अगर फार्मूले की बात करेंगे तो Na सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब जो खाने का सोडा रहेगा बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें अगर कंफ्यूजन, इसमें पानी का जो अणु रहेगा तो 0 रहेगा, कोई भी पानी का अणु नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा वो खाने का सोडा रहेगा, जो नॉर्मली हम बेकिंग पाउडर के तौर पे यूज करेंगे। अगर देखो ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का जनरली यूज हम पानी की प्योरिटी, उसमें जैसे बैक्टीरियाज रहेंगे उसको किल करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि समुद्र के पानी को कैसे सही करेंगे? तो समुद्र के पानी को सही करेंगे आसवन विधि द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा नाले का पानी सही करना हो, नाले का पानी या नदी का पानी सही करना रहे, तो क्लोरीन डाल के उसमें सही करेंगे और बैक्टीरिया किल करता है। तो अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो CaOCl2 क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो CaCl2 ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। या फिर अब मीठा सोडा जो रहेगा, खाने का सोडा को इसी को बोलेंगे, जो खाने का सोडा रहेगा वो मीठे सोडा रहेगा। तो इसका फार्मूला तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट और 10H2 Na2CO3 10H2। इसमें 10 पानी के अणु रहेंगे, इसमें कोई पानी का अणु नहीं रहेगा, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर ये रहेगा जो
बेकिंग पाउडर, ये खाने का सोडा रहेगा। तो खाने का सोडा याद कैसे रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई, जो लोगों के घर में बाई आती है खाना बनाने ना, तो ऐसे याद रखना, जो बाई रहेगा तो खाने का सोडा रहेगा, जो बाई रहेगा वो खाने का सोडा रहेगा। तो ये चीजें नोट भी करते चलती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट भी करते चलिए साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया पानी में अघुलनशील लवण पैदा करती है? पानी में अघुलनशील लवण पैदा करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो पानी में अघुलनशील लवण पैदा करेगी? तो जितनी ही अवक्षेपण प्रक्रिया रहेंगी, जितनी अवक्षेपण प्रक्रिया रहेंगी, अवक्षेपण प्रक्रिया जितनी रहेंगी वो सब अघुलनशील लवण ही पैदा करेंगी। जितनी अवक्षेपण प्रक्रिया रहेंगी वो अघुलनशील लवण ही पैदा करेंगी। इसको याद करने का तरीका रहेगा, देखो अघुलनशील लवण जो रहेगा अवक्षेपण प्रक्रिया, अघुलनशील लवण कौन पैदा करेगा? अवक्षेपण प्रक्रिया पैदा करेगी। ऐसे याद रखो बिल्कुल, अघुलनशील लवण कौन पैदा करेगा? तो अवक्षेपण प्रक्रिया जितनी होंगी वो सब अघुलनशील लवण पैदा करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अगर उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की बात करेंगे, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक की अगर बात कर लेंगे तो उत्प्रेरक देखो, उत्प्रेरक तो देखो उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब ये दो तरीके के होंगे, दो तरीके के मतलब देखो, एक तो अभिक्रिया को तेज करेंगे, नंबर एक, अभिक्रिया को तेज करेंगे, नंबर दो क्या, अभिक्रिया को धीमा, मंद, अभिक्रिया को मंद भी करते हैं, मंद भी करेंगे। देखो उत्प्रेरक दो तरीके के रहेंगे, जो अभिक्रिया को तेज या धीमा करेंगे, तो दो तरीके के रहेंगे उत्प्रेरक। अब तेज करने वाले अलग होंगे और धीमा करने वाले अलग रहेंगे। अब देखो अतिरिक्त अभिक्रियाएं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। विस्थापन प्रतिक्रिया मतलब इसका मतलब ये समझिएगा, जैसे ए बी है, ठीक है, और सी डी है। अब देखो विस्थापन, ए सी के साथ आ जाएगा, ए सी प्लस बी और डी, बी डी, तो ये जो विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन तो हुआ है, लेकिन इसमें जो हुआ है तो दोहरा विस्थापन हुआ। दोहरा विस्थापन मतलब इसका भी विस्थापन हुआ, इसका भी विस्थापन हुआ है और इसका भी विस्थापन हुआ, तो इसमें तो दोहरा विस्थापन हुआ। लेकिन एकल विस्थापन भी कभी कभी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लो कि ए बी था प्लस सी, तो इसमें जो विस्थापन हुआ ए प्लस सी और बी, मतलब जो बी उठ के सी के साथ चला गया, इसमें विस्थापन ही हुआ। इसमें एकल विस्थापन या खाली विस्थापन हुआ, इसमें दोहरा विस्थापन हुआ। तो विस्थापन भी समझ में आ गया, तो इसका आंसर जो रहेगा, आंसर ए करेक्ट रहेगा। अवक्षेपण प्रक्रियाएं अघुलनशील लवण पैदा करेंगी, अवक्षेपण प्रक्रियाएं जो अघुलनशील लवण पैदा करेंगी। ये चीजें समझ में आई, सब नोट भी करते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये न्यूमेरिकल हम सारे एक साथ में करवाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा? अब देखो मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा। देखो मशरूम में सहजीवी होगा क्या? मशरूम आप सोच के देखो, सहजीवी होगा? सहजीवी नहीं होगा। रसायन पोषी होगा। रसायन पोषी मतलब केमिकल पोषी, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा पोषी होगा? मृतजीवी पाया जाएगा। इसमें मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा? तो इसमें मृतजीवी पोषण पाया जाएगा। कौन सा? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण पाया जाएगा, मृतजीवी पोषण पाया जाएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर डी इज करेक्ट। स्वपोषी मतलब ये होगा कि जो प्लांट्स, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सब स्वपोषी कहलाएंगे, और जो दूसरे पे आश्रित ना हो, खुद ही भोजन अपना बनाए, वो स्वपोषी होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। देखो किसमें पूछ रहा है? एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। धारावाही के अंदर, धारावाही प्रणालिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पूछ रहा है। अब देखो अंदर की बात, अंदर पूछेगा तो क्या होगा, मध्य में से अधिक नहीं होगा, केंद्र में न्यूनतम नहीं, केंद्र की तुलना में अंत में अधिक। देखो अगर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो उसमें एक समान रहेगी। जब कभी देखना प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रणालिका के भीतर की बात कर रहा है, तो प्रणालिका के भीतर की बात करेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक जैसी रहेगी। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जो रहेगी एक जैसी रहेगी। तो अब ऑप्शन ढूंढो, केंद्र की तुलना में अंत में अधिक होगा। देखो अधिक और कम की बातें नहीं करेगा, क्यों, क्या बात करेगा, प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति रहेगी कांस्टेंट रहती है। देखो प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान, हाँ तो कांस्टेंट ही रहती है। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर होगा डी करेक्ट। अब देखो चुंबक की बात कर लेंगे, तो चुंबक अगर मान लो ये चुंबक रहेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो इस दिशाएं की ऐसे होंगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। अब देखो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। देखो बाहर का जो है, अगर बाहर का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो बाहर का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अंदर चुंबक के अंदर देखो ये इधर आई, ये देखो इस ऐसे डायरेक्शन में आई, फिर इधर को हो गई, इधर को हो गई। तो अंदर की बात, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करेगा तो अंदर कौन सा डायरेक्शन होगा, अंदर डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ। क्वेश्चन में ये चीज भी पूछेगा, ये चीज भी पूछेगा, ये सबको पता है, लेकिन ये चीज आपको पता होगी। आप सीखो कि जो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो कैसा रहेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगा। अब देखो इधर से आई, फिर इधर को जाएगी ना, तो साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगी। और प्रणालिका के भीतर ये सभी बिंदुओं पर एक समान रहेगा। अब देखो पूछेगा चुंबक के बारे में और पूछेगा कि चुंबक में सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे होगी। तो चुंबक की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो उसके ध्रुव पे होगी। चुंबक में इंटेंसिटी की बात करेगा ना, इंटेंसिटी तो सबसे ज्यादा कहां रहेगा, तो सबसे अगर अधिक की बात करेगा तो कहां होगा, तो पोल पे होगा, पोल पे मतलब ध्रुव पे। और सबसे कम की अगर बात करेगा, तो कम कहां होगा, केंद्र पे। कहां, केंद्र पर। ये सारी चीजें, सारी बातें याद रखनी है कि सबसे अधिक कहां होगा, पोल पे, सबसे कम कहां होगा, केंद्र पे। प्रणालिका के भीतर कांस्टेंट रहेंगी और उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ बाहर रहेगा, अंदर अगर होगा तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। सारी चीजें नोट करते रहना, क्वेश्चन एक तय है आना इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित मतलब ये चीजें चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सही है कह रहा। अब पढ़ो ऑप्शन। प्लास्टिक और कागज बायोडिग्रेडेबल है। अब देखो पहले डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो पहले पूछेगा डिग्रेडेबल, फिर नॉन डिग्रेडेबल। और बायो की बात करेगा तो उसमें बायो मतलब जोड़ दिया तो इन्वायरमेंट की बात चल रही है। तो देखो अगर कहेगा बायोडिग्रेडेबल, एक वर्ड ये सीख लो, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, जो एनवायरमेंट में इजिली सड़ जाए उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और जो ना सड़े, अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो जो इन्वायरमेंट में सड़े ना, जो सड़ेगा नहीं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जो डिग्रेडेबल होगा जो सड़ जाएगा इन्वायरमेंट में। अब देखो
अब अपने आप चीजें फाइंड करो कि देखो क्या कह रहा है, कौन सा सही है, सही वाला ऑप्शन चूज करना है। प्लास्टिक और कागज बायोडिग्रेडेबल है। देखो कागज तो सही है, बायोडिग्रेडेबल है, कागज तो सड़ जाएगा, बट प्लास्टिक सड़ता है क्या? प्लास्टिक नहीं सड़ेगा। तो ऑप्शन एक गलत हो गया। लेकिन हमको चूज कौन सा करना है? हमको चूज करना है, हमको सिलेक्ट करना है जो सही है। तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा कागज बायोडिग्रेडेबल है, कागज बायोडिग्रेडेबल है, तो हाँ कागज बायोडिग्रेडेबल है, तो ये अभी तक होल्ड रखते हैं। देखते हैं ऑप्शन, ये सही लग रहा है। अब आगे पढ़ो। प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ये गलत चीज लिखी है, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक को इजिली रिसाइकिल किया जा सकता है, तभी तो वो सड़ता नहीं, इसी वजह से उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल हम उस चीज को करते हैं जिसको हम सड़ा नहीं पाते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। देखो नहीं की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो लिखा कागज को रिसाइकिल किया जा सकता है, कागज को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कागज को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जो आप लोग रद्दी जो आप लोग पढ़ते हो उसके बाद बेच देते हो, बेचने के बाद रिसाइकिल होकर दोबारा आता है कि नहीं आता है? तो इस कागज को रिसाइकिल किया जा सकता है, कागज को रिसाइकिल किया जा सकता है। तो नहीं की वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सही आपका कौन सा है? कागज बायोडिग्रेडेबल है, कागज बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से उसको सड़ाया जा सकता है और रिसाइकिल भी किया जा सकता है, रिसाइकिल भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये चीजें आप याद कर लीजिए। डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीजें सड़ जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीजें एनवायरमेंट पे सड़े ना। ओके, नोट भी करते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समजातीय श्रेणी में क्वथनांक के उन्नयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही वह कह रहा है? समजातीय की श्रेणी में क्वथनांक के उन्नयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अब देखो आणविक द्रव्यमान घटने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। देखो ऐसा नहीं है, आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ेगा, अणुओं के द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। अब ऐसा ऑप्शन जहां पे हो वो टिक करो, ढूंढो। बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्वथनांक घटता है, तो घटता नहीं है। अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्वथनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, ये गलत बात है। क्वथनांक के साथ साथ वो भी बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें कह रहा आणविक द्रव्यमान घटने के साथ बढ़ता है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो सही से दिख रहा होगा। देखो दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण सही है? कौन सा स्पष्टीकरण सही है? कौन सा स्पष्टीकरण सही है? अब देखो, अब ये रिएक्शन दी गई, जो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट अगर रिएक्शन कराएंगे तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। अलग क्यों होगा इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। नीचे क्या दिया है? लोहा तांबे को विस्थापित करता है, लोहा तांबे को विस्थापित करता है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक बात है। अब देखो आगे भी पढ़ लो। लोहा तांबे को विस्थापित करता है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। लोहा में पहले जंग लगेगी तांबे के मुकाबले। लोहा को अगर खुले स्थान पे छोड़ दो और तांबे को छोड़ दो तो लोहा में पहले जंग लगेगी क्योंकि वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो देखो ये तो गलत है, कम प्रतिक्रियाशील नहीं है,
कम प्रतिक्रियाशील नहीं है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसको होल्ड रखो, ये सही है क्योंकि भी। अब आगे भी पढ़ो। लोहा तांबे को विस्थापित कर देता है क्योंकि लोहे का परमाणु भार तांबे से कम होता है। ऐसा कुछ ना, इसमें रिएक्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि लोहा अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नीचे देखो, लोहा तांबे को विस्थापित कर देता है क्योंकि लोहे का परमाणु क्रमांक तांबे से कम होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता है कि जो लोहा होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है तांबे के मुकाबले में। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा आपका ए, आंसर ए सही होगा। ये रिएक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है। Fe को अगर कॉपर सल्फेट से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट एक में हो जाएगा, आयरन सल्फेट एक में हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति किसमें पूछ रहा है? आवर्त में गतिमान होने पर। आवर्त किसको बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे जो ऐसे ऐसे जाएंगे, हम ऐसे ऐसे, इनको क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। जो ऐसे ऐसे रहेंगे, जो खड़ी खड़ी रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे वर्ग। तो आवर्तों की संख्या कितनी होगी? आवर्तों की देखो, आवर्त कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? आवर्त कितने हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? वर्ग तो कितने? 18 आवर्त, 18। तो देखो ऐसे बनाते हो ना, ऐसे S P D और नीचे वाली F, ऐसा है ना। अब S P और D नीचे वाली F, तो देखो जो यहां पे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं, ये दरअसल बना होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे बना होगा, जिगजैग पैटर्न। ऐसे, तो ये जिगजैग पैटर्न कभी कभी उपधातु होते हैं। इसमें क्या होता है? ये प्रेजेंट होंगे, ये इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इसमें उपधातु होंगे, उपधातु। इनकी संख्या कभी कभी पूछ लेगा तो 6 होगी, 6 होंगे उपधातु, 6 होंगे। कभी कभी 7, अगर 6 रखता नहीं है तो 7 से 7 मारना पड़ेगा आपको, 7। तो ये कहेगा इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि धातुओं को अलग अधातुओं से अलग करना। क्योंकि इधर साइड में क्या होते हैं? इधर साइड में धातु होते हैं, इधर साइड में आधातु, इधर आधातु होते हैं। तो ये उपधातु होते हैं। धातु को आधातु से अलग कौन करता है? उपधातु अलग करता है। कभी कभी क्वेश्चन एक और पूछता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर कि धातुओं का गुण बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो देखो इधर से धातु सारे, अब इधर अधातु हो गए ना, तो धीरे धीरे अधातु की तरफ बढ़ते हैं। तो हम धात्विक गुण कम होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इधर तो पूरे अधातु है ना, तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर, इधर से अगर इधर जा रहे हो तो धात्विक गुण घटेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि आवर्त 7 है, वर्ग 8 है। 18वें वर्ग में क्या होगा? इसमें हैलोजन होंगे सारे। कौन से होंगे? हैलोजन, सॉरी अक्रिय गैसें होंगी। इसमें क्या होंगी? अक्रिय गैसें। हैलोजन किसमें होंगे? 17वें वाले में। इसमें क्या होगा? हैलोजन। अब 16वें का कौन सा होगा? 16वें चैलगोजा ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? चैलगोजा ग्रुप। ठीक, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे चलो। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में एक गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर आवर्त में जा रहे हो ना, आवर्त में, तो परमाणु क्रमांक की 1 यूनिट में वृद्धि होगी, इकाई में वृद्धि होगी। अब देख लो,
द्रव्यमान संख्या एक इकाई बढ़ जाती है। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। अब इसको होल्ड पे रखो, नेक्स्ट पढ़ो। परमाणु संख्या एक इकाई घट जाती, देखो घटने तक का तो कोई सवाल ही नहीं है, एक यूनिट बढ़ेगा ही। परमाणु संख्या में दो इकाई की वृद्धि, देखो 2 इकाई भी नहीं, यूनिट बढ़ेगा। परमाणु संख्या 1 इकाई बढ़ जाती, परमाणु संख्या 1 इकाई नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या नहीं, क्या बढ़ेगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान मतलब जैसे ये है तो यहाँ की संख्या में यहाँ की एक संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब परमाणु संख्या की बात करेगा तो परमाणु संख्या जैसे ये है तो यहाँ होगा, यहाँ का नहीं बढ़ेगा, ऊपर वाली चीज बढ़ेगी। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए इज करेक्ट होगा कि द्रव्यमान संख्या 1 इकाई बढ़ जाती, द्रव्यमान संख्या 1 इकाई बढ़ जाती, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, एक फूल के प्रजनन भाग हैं, एक फूल के प्रजनन भाग होंगे। देखो एक फूल के प्रजनन भाग स्त्री के साथ होगा लेकिन बाह्य दल नहीं होगा, पंखुड़ियां भी नहीं होंगी। पुंकेसर तो होगा, पंखुड़ी नहीं होंगी। देखो पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, दोनों। तो आंसर कौन सा सही? आंसर ए इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा पुरुषों का, इसमें जैसे पूछ लिया एक फूल के प्रजनन भाग। अब देखो पूछ लेगा कि मेल प्रजनन भाग कौन सा होगा? पुरुष प्रजनन भाग, फूल की बात कर रहे हैं, प्रजनन भाग। अगर पुरुष प्रजनन की भाग करेंगे, भाग पूछेगा तो पुंकेसर। अगर स्त्री प्रजनन के भाग पूछेंगे, स्त्री प्रजनन भाग कहेगा तो क्या लिखेंगे? स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब देखो इसमें स्त्री केसर होगा, वर्तिका भी होगा और स्टिग्मा भी होगा। इसमें जो स्त्री केसर ये रहेगा, ये आंसर आपका सही रहेगा। तो इसमें पुरुष एक फूल के प्रजनन भाग की बात करेंगे तो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों रहेंगे। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 2 गुनी कर दी जाए, फोकस दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखो फोकस दूरी 2 गुनी करे तो त्रिज्या पूछ लेगा, त्रिज्या 2 गुनी करे तो फोकस पूछ लेगा। अब जो 2 गुनी कर रहा है, देखो इसका जो अगर f बराबर त्रिज्या बाई 2, फोकस दूरी है ये क्या है आपका? ये है फोकस दूरी, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? फोकस दूरी 2 गुनी कर दी। अब फोकस दूरी अगर f है तो इसको क्या कर दिया? 2f कर दिया। अगर फोकस दूरी 2 गुना कर देगा तो त्रिज्या भी 2 गुना हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा त्रिज्या अगर 2 गुना कर दी तो फोकस दूरी कितनी होगी? तब भी 2 गुना हो जाएगी। तो देखो समांतर रहेगी नहीं, 4 गुना वृद्धि होगी नहीं, कितना वृद्धि होगी? 2 गुने की वृद्धि होगी, 2 गुने की वृद्धि होगी, 2 गुने की वृद्धि होगी। अगर दोनों में से कोई एक बढ़ाएगा, 2 गुना करेगा 3 गुना, तो फिर उसी हिसाब से उसका त्रिज्या भी बढ़ेगी या फिर फोकस दूरी बढ़ेगी। अब देखो फोकस दूरी 2 गुना की तो उसकी जो त्रिज्या में बढ़ेगा, वक्रता त्रिज्या, तो 2 गुनी ही बढ़ेगी, 2 गुनी ही बढ़ेगी। ये आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखो। कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछ लेगा, फोकस दूरी दे देगा और त्रिज्या भी पूछ लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब कोई कार रात के समय धूल भरे रास्ते से गुजर रही होती है तो हेडलाइट से बीम का एक रास्ता डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। तो किसके कारण वो रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा? किसके कारण हमको रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा? आप्लावन बल, आप्लावन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या बिखराव के कारण, या फैलाव के कारण। देखो इसमें जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखो फैलाव को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर फैलाव होगा तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, वो
थोड़ी दूर के लिए दिखेगा। अपवर्तन क्या होगा? अपवर्तन एक माध्यम से अगर रे जा रही है, किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो हल्का टिल्ट होंगी तो उसमें चीजें ऊपर उठी प्रतीत होंगी या फिर इधर आलम्ब की तरफ झुकी हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो ये भी। अब आपलावन बल में कंफ्यूजन होगा, आपलावन बल है क्या? तो देखो, इसमें जो हेडलाइट बीम का एक रास्ता डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट दिखाई देगा, तो किसके कारण? वो बिखराव के, जो पार्टिकल छोटे छोटे रहेंगे एनवायरमेंट में, तो उसके बिखराव के कारण हमको वो रास्ता साफ दिखता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी आपका सही होगा, उसके बिखराव के कारण हमको रास्ता साफ दिखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके सारे न्यूमेरिकल एक साथ करवाएंगे, बट ये देख लीजिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच में। उत्तल नहीं, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, याद करने वाला क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाएंगे कितने पाए जाएंगे? 94 तत्व जो होंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे। चार तत्व 94 तत्व आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध के एक तार पर विचार करें। यदि उसी सामग्री का एक और तार है जिसकी लंबाई पिछले वाले तार के समान है, जिसकी लंबाई पिछले वाले तार के समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो, इस पे एक रिलेशन है, क्वेश्चन बहुत पूछेगा। देखो, R बराबर रो एल अपान ए, R बराबर रो एल अपान ए। ये किसको बताएगा? ये मटेरियल को बताएगा। रो किसको बताएगा? मटेरियल को बताएगा। एल क्या है? ये लेंथ है, ये आपकी लंबाई है, ये ए क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब देखो, ये आर क्या है? ये प्रतिरोध है। तो इसमें क्या कह रहा है? 10 ओम का प्रतिरोध है, लिख लो। 10 ओम का प्रतिरोध है। एक के प्रतिरोध तार पर विचार करें। यदि उसी सामग्री का एक और तार है जिसकी लंबाई पिछले वाले तार के समान है। देखो, लंबाई तो उसने समान रखी, लंबाई समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया। क्षेत्रफल कितना कर दिया? दोगुना कर दिया। तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सिंपल। जब ये दोगुना हो गया, जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 10 का आधा हो जाएगा। जब वो दोगुना हो गया, अब ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखो, इसको पूरा करो। अब देखो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख लेंगे 10 रो एल अपान, तू बाहर लिखो 1/2। ए के बराबर हम कितना लिखेंगे? ये आर डैश लिख लो, आर डैश। तो इसके बराबर क्या था? हमारा आर था। तो इसके बराबर हमारा आर था, तो आर बाई 2। आर की वैल्यू कितनी दी? 10। ये 2 दिया, तो 2 पंचे 10, तो प्रतिरोध आधा हो जाता है। प्रतिरोध 10 था, उसका आधा हो जाएगा। अगर हम अनुप्रस्थ काट दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो 10 था, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आधा हो जाता है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध अपने आप आधा हो जाएगा। अगर करने का एग्जाम में ये सब करना नहीं है, ऐसे करना डायरेक्ट। अदरवाइज ये प्रूफ करने के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो देखो, फलों में जो सबसे अधिक रूप में होगा, विशेष रूप से सबसे अधिक में होगा। अब देखो,
जो ऑक्सिन होगा ना, ऑक्सिन, ये ग्रोथ हार्मोन है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। किसका? प्लांट का, पेड़ पौधों का। अब देखो, अब इसमें हार्मोन की बात करेगा कि कौन किस में कितना पाया जाएगा, तो फलों को पकाने के लिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो बता रहे हैं, फलों को पकाने के लिए, तो नंबर 1 देखो पूछेगा प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो दो तरीके के, अगर मान लो प्राकृतिक रूप से पूछा, प्राकृतिक रूप से, नंबर 2 कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से। देखो अगर प्राकृतिक रूप से बात करेगा, प्राकृतिक रूप से, तो क्या क्या कौन सा लगाएंगे? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन, एथिलीन। अगर कृत्रिम रूप से बात करेगा तो कृत्रिम रूप से तो क्या करेंगे? एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से एथिलीन यूज करेंगे हम फलों को पकाने के लिए। ठीक है। अब देखो जो अधिक मात्रा में होगा, कह रहा फलों में एक कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है, तो विशेष रूप से जो अधिक होगा तो साइटोकाइनिन होगा। कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सबसे अधिक होगा, साइटोकाइनिन सबसे अधिक होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। पूछा सबसे अधिक हार्मोन विशेष रूप से सबसे अधिक होगा तो कौन सा? साइटोकाइनिन होगा, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इसको बताने से पहले आप एक चीज देख लो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब देखो कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के। एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, और असंतृप्त में 2 तरीके का होगा। नंबर 1 कार्बन और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, नंबर 2 कार्बन और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो जो कार्बन और कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? ये बनाएगा एन, 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 एन बनाएगा। इसका अगर फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अगर हम इसकी बात करेंगे अब असंतृप्त की, तो इसमें क्या होगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ईन, ईन, ईन बनाएगा, ईन, ईन बनाएगा। तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो CnH2n। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे जो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो आइन, क्या? आइन। कैसे? अब देखो इसके अगर फार्मूले की बात करेंगे CnH2n -2, -2। तो देखो इसमें कभी कभी पूछ लेगा आरोही क्रम अवरोही क्रम भी। तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा एन, फिर उससे छोटा इन, फिर उससे छोटा आइन। क्योंकि देखो हमारा स्टैंडर्ड ये है। अब एन की जगह कोई आप वैल्यू रख के सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। सबसे बड़ा ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। सबसे बड़ा, अब देख लो एक सीरीज इसकी भी लिख लो। सबसे बड़ा एन, फिर इन, फिर आइन,
ये रहेगा। अब देखो इसमें पूछा है आणविक सूत्र C3H4 वाला एक यौगिक डैश की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। अब देखो CnH2n+2 अगर होगा तो ये आएगा। अगर देखो n की जगह 3 पुट करो, 3, तो C3H 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ये कहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 नहीं होगा, +2 नहीं होगा, क्या होगा, -2 होगा। Cn होगा CnH2n-2। अब देखो पुट करो, n की जगह पे 2, n की जगह पे ये कितना है, 3 है, 3 पुट करो, तो C3H 3 दूने 6, 6 - 2 4, तो कैसे लिख सकते हो, C3H4। तो ये वाला फार्मूला दिख किस में रहा है, ये वाला फार्मूला जिसमें -2 करते हैं वो है कहाँ पे, वो है आइन ग्रुप, वो है आइन ग्रुप। अब आइन ग्रुप है तो देखो आइन ग्रुप कौन सा होगा, एल्केन, ये तो एन ग्रुप है, ये तो एन ग्रुप है। एल्काइन ये कौन सा ग्रुप का है, आइन ग्रुप का, आइन, एल्काइन, हाँ यही लग रहा है। अब आगे देख भी लो, केवल एल्केन नहीं, आइन, तो एल्कोहल तो है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा, आंसर एल्काइन ग्रुप का है। कौन से, एल्काइन ग्रुप का, तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। सारी चीजें समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन इससे आना फिक्स है एकदम। ये सब चीजें समझ लीजिए, नोट भी करते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किसकी गणना माल के रूप में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा विभाजित वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है। दरअसल ये क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का होगा, तो मैंने जहां से इसको साइंस का निकाला पूरा सेट, वो उसमें मिल गया, तो इसका आंसर याद कर लीजिए, मांग की लोच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क मतलब किडनी, मानव वृक्क मतलब किडनी द्वारा शरीर में उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है। कह रहा है किडनी जो छानती है वो कौन सी चीज छानती है। तब देखो अगर ये किडनी आपकी होंगी ना, अब देखो किडनी की अगर यूनिट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। अब किडनी काम क्या करेंगी, इनका काम क्या होगा, काम होगा यूरिया को छानना, मतलब ब्लड से यूरिया को छानना मतलब ब्लड को एक तरीके से प्यूरिफाई करती हैं, ब्लड को एक तरीके से शुद्ध ही करती हैं। कभी कभी पूछ लेता है तो किडनी का शेप तो कैसा होगा, शेप कैसा होगा, सेम के आकार का, ठीक है। तो देखो मानव किडनियों द्वारा शरीर में उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाएगा, तो कौन सा निकाला जाएगा, यूरिया तो छानता है, यूरिया छानता यूरिक एसिड। देखो अमोनिया तो नहीं छानेगा ना, अमोनिया नहीं छानेगा तो क्या होगा, यूरिया प्लस यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये चीज पता होनी चाहिए कि अमोनिया थोड़ी किडनी छानती है, अमोनिया छानती नहीं, तो अमोनिया अगर छानती नहीं है तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो जाएगा, यूरिया और यूरिक
एसिड हमारी वृक्क किडनी है जो छानती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल इनको ये क्या है, ये अनुवंशिकी के जनक, अनुवंशिकीय के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के क्रॉस में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के ये साथ संकरण किया जाता है तो F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात है। तो कौन सा अनुपात होगा? 3:1। क्वेश्चन एज इट इज आएगा, जब आएगा ये ऐसे ही आएगा, तो आंसर कौन सा होगा? 3:1 ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में सामान्य से दूर झुक जाती है, सामान्य से दूर जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। अब देखो किसके पूछ रहा है? माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। अब आगे इसमें एक चीज जो मिस करोगे, ये देखो माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में सामान्य से दूर झुक जाती है। सामान्य से दूर इधर की तरफ झुक रही, सामान्य से दूर झुक रही। तो सामान्य से जब दूर जाएगी तो अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से अधिक होगी। सामान्य के पास में आएगी तो अपवर्तनांक की वैल्यू 1 के करीब आएगी या 1 आएगी। तो देख लीजिए 1 इकाई से अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। 2 के बराबर तो बिल्कुल नहीं, इकाई के बराबर जब आलम्ब बिल्कुल अपवर्तनांक उसके बराबर होगा, 1 से कम नहीं होगी, 1 से अधिक होगी, दूर जा रहा है। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताइएगा। आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करिए, तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, सब टेस्ट मारते रहिए, टेस्ट देते रहिए और एनालाइज करते रहिए, क्लास भी देखते रहिए, कमेंट अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।